नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 20 जनवरी को जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लिया तो उनके अकब में 4 लोग खड़े हुए थे और उस एक फ्रेम में जो उन 4 लोगों की नेट वर्थ थी वो $1 ट्रिलियन थी, यानी कि 1000 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ी रकम होती है। अगर पाकिस्तान की मईशत का साइज देखें तो वो अराउंड $375 बिलियन हैं। दूसरी तरफ कल FBR के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इंकिशाफ किया और ये बताया कि पिछले साल जो पाकिस्तानियों ने अपने सालाना गोशवारे जमा कराए तो सिर्फ 12 ही ऐसे अफराद थे जिन्होंने अपनी इनकम डिक्लेयर की कि उनके पास 10 अरब रुपए या उससे ज्यादा हैं, जो सिर्फ $36 मिलियन बनते हैं। शहबाज, सबसे अहम सवाल ये है, ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि पाकिस्तान में बिलियनियर ना हो, क्योंकि ये तो शो करता है कि लोग अपनी जो असल इनकम है, असल अपना मुनाफा है, वो शेयर नहीं करते। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की रियासत या हुकूमत भले गरीब हो, पाकिस्तान के अवाम अमीर हैं। और उसकी वजह अगर आप बड़े शहरों में देखें, गाड़ियों से लेके, घरों से लेके, मतलब जिस तरीके की कुछ हमारा जो तबका लाइफ गुजारता है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 12 ही ऐसे अफराद हैं जिनकी जो इनकम है वो 10 अरब रुपए या उससे कुछ ज्यादा होगी। कामरान, FBR सिर्फ इतना काम करे कि अपने ऑफिस से ये लोग निकलें और जो इस्लामाबाद की मागला रोड है उसके एक कॉर्नर से शुरू हो और दूसरे कॉर्नर पे चले जाएं। ये 12 नहीं 120 अफराद इनको यहीं पे मिल जाएंगे जिनकी इतनी वर्थ है। उसके बाद दूसरा काम ये करें, गाड़ियों का बड़ा चर्चा FBR का आजकल, तो अभी जो इनके पास मौजूद गाड़ियां उसमें से किसी एक गाड़ी में बैठे, 5-6 बड़े जो हमारे चेयरमैन FBR हैं और जो टॉप के 5 मेंबर्स हैं FBR, एक ही गाड़ी में बैठ जाएं, बड़ी गाड़ी में, और यहाँ से चक्री तक चले जाएं मोटरवे पे, और इर्द गिर्द में जो उनको हाउसिंग सोसाइटीज नजर आएंगी वो बताएगी कि उनके जो मालकान है उनकी वर्थ कितनी है। द ओनली क्वेश्चन इज, इट इज ईजी टू टेल द फिगर्स एंड फिगर्स आर वेरी स्टार्टलिंग, वेरी मतलब अलार्मिंग नंबर, ये शॉकिंग नंबर्स हैं। इसके लिए जो भी लफ्ज़ एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाए वो छोटा है कि 250 मिलियन अफराद का ये मुल्क है जिसकी GDP का साइज जो है $375 अरब है, और वहाँ पे सिर्फ 12 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने गोशवारों में जो अपनी नेट उन्होंने वर्थ शो की है वो 10 अरब रुपए या उससे ज्यादा है। इससे बड़ा झूठ पाकिस्तान में हो नहीं सकता। अभी चेयरमैन FBR ने तो इसी हफ्ते ये बात बताई है। मुझे इस खबर का कोई 3 महीने पहले पता चला था, और स्टोरी मैंने क्यों नहीं की, स्टोरी इसलिए नहीं की कि FBR की तरफ से ये मुझे कहा गया कि अभी हम इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि इस स्टेज के ऊपर हम कोई ऐसी बात कह दें और आप लिख दें, फिर हमें क्लैरिफाई करना पड़े कि जो बाद में गलत साबित हो तो वो मुनासिब नहीं है। फिर FBR ने अपना सिस्टम रन किया, रीचेक किया कि इतने ही अफराद हैं, और फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर को भी बताया, इसके हवाले से जो मेरी इत्तला है वज़ीर ख़जाना को भी बताया। अब उन्होंने ऑफिशियली खुद ये डिस्क्लोज किया है। और जब मेरी किसी सीनियर ऑफिसर से इस पर डिस्कशन हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि एक हाउसिंग सोसाइटी है पाकिस्तान की बहुत बड़ी, ये वो नहीं है जो आजकल ज़ेर ताब है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, उनके जो मालिक हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखें, कराची के अंदर आप देख लें जो हमारे सेठ हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, ओवरऑल तो वो नंबर इससे कहीं ज्यादा बन जाता है। नेटवर्थ $36 मिलियन बन रही है एक बंदे की। अगर आप पीरियड्स है ना, अगर आप बहुत दूर की बात करें अमेरिका की, आप इंडिया चले जाइए, इंडिया में कम से कम 100 ऐसे अफराद हैं जिनकी जो वर्थ है, नेटवर्थ $3 अरब या उससे ज्यादा है। उनका जो अमीर तरीन शख्स है उसकी जो वैल्यू है वो $120 अरब उसकी वर्थ है, और जो उनका 100वें नंबर पे बंदा है उसकी जो वर्थ है $3.3 अरब है। मैं कल ये डाटा मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा देखो तो सही इसमें दुनिया कहाँ पे जा रही है। तो इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है, FBR के पास इंफॉर्मेशन तो है, उस इंफॉर्मेशन को उसने इस्तेमाल कैसे करना है वो FBR को अभी तक करना नहीं आया। मतलब ये हो नहीं सकता कि आपको पता और आप कुछ करें ना, या तो फिर आप बिल्कुल ही FBR जो है वो कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है। जब इनके पास ये इंफॉर्मेशन आज से नहीं 4 माह पहले से पता है कि सिर्फ 10 अफराद, तो बाकियों के पीछे क्यों नहीं गए? तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। इसमें 2 पहलू हैं आई थिंक मेरे ख्याल में। एक कि ये जैसे आपने कहा कि ये तो बिल्कुल आई थिंक नामुमकिनात में से है कि पाकिस्तान में सिर्फ 12 ऐसे अफराद हैं जिनके पास 10 अरब रुपए हैं। आई थिंक जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि सिर्फ इस्लामाबाद में 2-3 आपने एग्जांपल दी हैं, उसमें ही आपको दर्जनों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी नेट वर्थ बहुत ज़्यादा होगी। एक तो इसमें क्लियरली FBR का फेलियर है कि और ख़ुद जब लंगड़ियाल साहब भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। सेकेंडली, इसमें हमारी रियासत और रियासत के जो भी इदारे हैं उनके ऊपर डिस्ट्रस्ट भी है। लोग अपनी असल इनकम क्यों नहीं शो करते? हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है
कि जब आप अपनी असल इनकम वाकई ईमानदारी के साथ डिक्लेयर करते हैं तो 50 हमारे यहाँ आपको पता है कि ऐसे इदारे हैं जो अपना हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इस मुल्क के अंदर अगर आप जायज तरीके से पैसा कमा रहे हैं उसको भी गुनाह समझते हैं, उसको भी विद शक की नजर से देखते हैं। अगर कल कोई हो सकता है कि बंदा डिक्लेयर कर दे कि मेरी नेटवर्थ जो है वो 100 अरब रुपए है या 200 अरब रुपए है, तो डोंट यू थिंक कि शायद हम मीडिया में भी बाकी लोग भी शक करना शुरू कर देंगे हैं इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए हैं, और FBI भी उसके पीछे पड़ जाएगा, बाकी एजेंसीज भी उसके पीछे पड़ जाएंगी। ये भी मामला तो है ना कैमरा। इसके अंदर जो पाकिस्तान के इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो ऐसा कि यहाँ पे ब्लैक मनी को, अनटैक्स मनी को प्रमोट किया जाता है। इसकी आप एक एग्जांपल ऐसे लीजिए कि कोई घर आपने लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसकी 3 वैल्यूज हैं। एक डिप्टी कलेक्टर का रेट है जो बहुत कम है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू के 40 या 50% के बराबर होता है। एक FBR का रेट है जो कि 60-65% है आपकी जो एक्चुअल वैल्यू, और तीसरी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है। अब FBR खुद आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की भी प्रॉपर्टी ली है, जिसका भी आगे जाके हम जिक्र भी करेंगे, तो आप उसको 60 लाख रुपए पे डिक्लेयर कर सकते हैं। जब मैंने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ली है, उसको जब मैंने 60 लाख पे डिक्लेयर किया, उसका पे ऑर्डर 60 लाख का बना। FBR को जो एडवांस टैक्स मिला वो उसको 60 लाख रुपए पर मिला, टैक्स उसको 40 लाख रुपए पे कम मिला, और मुझे क्या करना पड़ा एज अ ओनर और सेलर और बायर ऑफ दैट प्रॉपर्टी कि वो जो 40 लाख रुपए ऊपर वाला है वो मैं ब्लैक में दूंगा, वो मैं कैश में दूंगा या लूंगा इन केस कि मैं सेलर हूं या बायर हूं। तो ये सिस्टम बना ही पाकिस्तान में ऐसा। और फिर एक और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसकी एक क्लॉज है, एक सेक्शन 111 है अनएक्सप्लेन्ड इनकम के हवाले से, मतलब उसके अंदर आपने इतनी खुली छूट दी हुई है, वो आपको लॉ करता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो सिस्टम आपका खराब है। बिफोर गोइंग इनटू दीज फर्दर डिटेल्स कामरान, ये बहुत बड़ा इशू है जो प्रॉपर्टी वाला है। उससे पहले एक अच्छी भी खबर की बीच में बात कर लें। वो इशू है नाजरीन, ये हमारे जो टीचर्स और रिसर्चर्स हैं इनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगा हुआ, इसके ऊपर चंद साल पहले हुकूमत ने 25% रिबेट दे दिया था कि अगर 100 रुपया उनका टैक्स बनता है तो उस जो प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, टीचर्स और रिसर्चर्स, फुल टाइम टीचर्स जो हैं, तो वो 100 रुपए की जगह पे 75 रुपए जो है वो टैक्स देंगे। अब इसमें आप FBR की एक और इनएफिशिएंसी की ये एग्जांपल है कि दिसंबर 2024, अभी पिछले महीने, FBR को अचानक पता चला कि जुलाई 2022 में ये जो 25% रिबेट मिलता था टीचर्स को, उसको खत्म कर दिया गया। ये पता कब चलता है? दिसंबर 2024 में, 2.5 साल के बाद कि ये तो हमने खत्म कर दिया था कानून में। और जब पता चला तो इन्होंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको टैक्स नोटिस देना शुरू किए। नंबर 1, उसमें क्या कहा गया कि आप इनसे पूरा टैक्स रिकवर करें। अब 25% जो छूट इनको मिलती थी वो खत्म, और जो जुलाई 2022 से ऑनवर्ड 2.5 साल का जो उसके एरियाज हैं वो भी रिकवर करें। अगर आपने ना रिकवर किए तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये नोटिस जा रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज को। ये मेरे सामने एक नोटिस पड़ा हुआ है, ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बेस्ड है, उसको ये नोटिस गया है, और इस किस्म के दर्जनों नोटिस बाकी यूनिवर्सिटीज को भी जा रहे हैं। और उसके अंदर वाज़ेह तौर पर थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी यूज हुई है, और ये भी कहा गया कि ये टैक्स हमने खत्म कर दिया था, ये जो एग्जम्पशन आपको अवेलेबल थी जुलाई 2022 में, तो आप एरियाज भी रिकवर करें और टैक्स भी रिकवर करें। बहरहाल इसके ऊपर शोर पड़ा, जो फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया। मामला वजीर खजाना तक पहुंचा, उन्होंने फिर कहा कि इसको हल करें। तो जो मेरी इत्तला है, पाकिस्तान ने अब IMF से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो चीज़ हमसे हो गई थी गलत, इसको हम दुरुस्त करना चाह रहे हैं, तो आप इस बात की इजाज़त दें। हालांकि जुलाई 2022 का ये वाक़या और ये टैक्स अभी चार्ज होना शुरू है, तो IMF से कल ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो टैक्स छूट खत्म हो गई थी किसी तरीके से गलती से कानून में, इसको हमें रिस्टोर करने की इजाज़त दें। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि IMF ने इसके ऊपर अपना जो कॉन्सेंट है वो दे दिया है, और अब उम्मीद इस बात की है कि वज़ीर ख़जाना जब एक अभी कौमी असम्बली के सामने एक बिल पड़ा हुआ है, टैक्स लॉज अमेंडमेंट बिल, इसकी जब अप्रूवल का वक्त आएगा, जब असेंबली से इसका अप्रूवल लिया जाएगा, बिल अभी असेंबली में पेश हुआ है ये ऑलरेडी, तो उस वक्त ये प्रॉपर अनाउंसमेंट आएगी। तो होपफुली अगर तमाम मामला तय पा जाए, क्योंकि FBR के मामला कुछ ऐसे हैं, वो उनको कुछ कहा कुछ जाता है और वो करते कुछ है, तो होपफुली ये तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा जाएंगे, और जो 25% जो रिबेट है टीचर्स का और रिसर्चर्स का, वो रिस्टोर हो जाएगा। तो कामरान, जुलाई 2022 दिसंबर 2024 याद आ रही कि मुझे लगता है कि जो कुछ ही अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी थी एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए, लगता हो सकता है कि ये केस भी सामने है। ये क्लासिक एग्जांपल है ना, ये इनएफिशिएंसी की क्लासिक एग्जांपल है। इनमें एफिशिएंसी नहीं है। देर कितनी हुई है? जुलाई 2022 और दिसंबर 2024 कितने?
24 और 30 माह हुए हैं ना। अच्छा आप मजाक करते हैं और मजाक कब करते हैं? FBI से मजाक नहीं हो सकता। एक और चीज मुझे जो याद आई, देखें कल भी हम वो जो बात करेंगे भी कि वो डीप सी के हवाले से भी कि चाइना जो है ऑन दी अदर हैंड, देखें दुनिया स्पेंड करती है अपने साइंटिस्ट के ऊपर, जो प्रोफेसर्स हैं R&D के ऊपर। जो R&D का चीन का बजट में देख रहा था वो कुछ 900 अरब डॉलर है। 900 अरब डॉलर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज से 3 गुना ज्यादा। साइंटिस्ट हैं जो इस तरह की उनको इनकरेज करते हैं, और हमारी ऑन दी अदर हैंड हमारी जो तरजीहात हैं वो हमारे सामने। अब जो दूसरी ये जो टैक्स वाली अगर हम बात कर रहे थे, अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी एक तो हमने ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 12 अफराद की बात की गई ये तो एक मजाक है। अब FBR अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर की भी ये ख्वाहिश है कि ये हालात बेहतर हों, मुख्तलिफ कानून साजीज, मुख्तलिफ प्रपोजल्स भी सामने आ रहे हैं। और एक प्रपोजल हमने जिक्र किया कि अब लिंक कर दिया जाए कि आपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं उसके मुताबिक ही आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदें। लेकिन फिर एक दफ़ा से ऐसे प्रपोजल सामने आ रहे हैं कि नहीं, इससे तो मसाइल हो जाएंगे। अब एक प्रपोजल सामने आया है कि जी आप जो 5 करोड़ तक अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में सवाल ना करें वरना तो इकॉनमी बैठ जाएगी। ये तो वही पुराना घिसा पिटा नहीं है जब एमनेस्टीज भी लेते थे कि आप ऐसे करेंगे ये तो बिल्कुल इकॉनमी बैठ जाएगी, आप इनकरेज करें। इन अदर वर्ड्स कि आप जो ब्लैक मनी है बिल्कुल सारे रास्ते बंद ना करें। तो ये कैसे मामला? ये बड़ी ही एक डिसअपॉइंटिंग बात है कि पाकिस्तान का कारोबारी शख्स, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है इन जनरल, टैक्स ऑफिशियल, हर कोई जो है ना वो अनटैक्स ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करता है। आपको चोर रास्ते दिखाए जाते हैं। मुझे खुद 2 चोर रास्ते दिखाने की कोशिश की जिसको मैंने लेने से इनकार कर दिया। ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अब एक तरफ तो ये चेयरमैन FBR की अच्छा ये एक इनिशिएटिव है, ऑल उसके ऊपर आप सवालात उठा सकते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कानून ये जो अभी जिसका भी हम बिल का जिक्र कर रहे हैं जो कौमी असेंबली में पेंडिंग पड़ा हुआ है अप्रूवल के लिए, वो ये है कि अगर आपके एहसासों में आपकी जो वर्थ है 100 रुपया है तो आप 130 रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं। इसमें एक जो चीज़ कामरान इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर कि ये जो वर्थ की बात करते हैं वो लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं। तो अगर लिक्विड एसेट्स को वो कर दें ओवरऑल टोटल जो उसके ऊपर है जो उसकी वैल्यू है तो वो फिर शायद कोई बेहतर फाइन ट्यून किया जा सकता है। लेकिन अब इसके अंदर एक एग्जम्पशन जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इसके ऊपर एक सब कमेटी बना दी है कि आप बताएंगे किस तरीके से इसमें कोई एग्जम्पशन की जाए। प्रपोजल ये है कि जब आप खरीदने जाएंगे तो आपके पास इतनी वर्थ होनी चाहिए, और अगर आपकी वर्थ नहीं है तो आप अपने FBR के सिस्टम पे जाएंगे और वहां पे बताएंगे ठीक है मेरी वैल्यू तो इतनी नहीं है लेकिन मेरे पास ये मजीद वसाइल आ सकते हैं जिससे मैं ये प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं। तो अब उसके अंदर ये एक एग्जम्पशन जो कह रहे हैं कि कर दें जी कि ये आरिफ हबीब साहब जिनकी मैं जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं उनकी तरफ से ये प्रपोजल पहले आया कि 5 करोड़ तक की जो आपकी वर्थ है उसको रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। ये मुनासिब बात नहीं है, टैक्स एमएनएस इसको डिस्करेज करना चाहिए मुझे ये लग रहा है। और फिर स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये बात आई जी कि आप इसको कर दें 1 करोड़ रुपए तक कर दें। अभी हतमी इसके ऊपर कामरान जो है वो फैसला नहीं हुआ। बहरहाल नाज़रीन कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने वो रखेंगे कि पाकिस्तान में कैसे टैक्स चोरी हो रहा है, कैसे जो प्रॉपर्टीज है उनको अंडर डिक्लेयर किया जा रहा है उनकी वैल्यू पे। और FBR सिर्फ ये तो बता देता है कि जी 12 अफराद हैं और ये भी बता देता है कि इतने की ये प्रॉपर्टी डिस्क्लोज हुई है और ये उनकी जेब में इजी पैसा आ रहा है। वो प्रॉपर्टी चाहे 5 रुपए पे डिक्लेयर हो रही है 10 रुपए पे हो रही है उनको तो उसकी वैल्यू के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी मिल रहा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी मिल रही है। तो क्या ये खामोशी से निजाम चलता रहेगा या इसमें कोई तब्दीली भी लाई जा सकती है? इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। FBR में आपको पता है कि एक और जो कंट्रोवर्सी भी चल रही है वो है कि FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए FBR के चेयरमैन ने एक फैसला लिया था कि कोई 1000 से ज़ायद 1200 CC गाड़ियां खरीदी जाएं ग्रेड 17 और 18 के अफसरान के लिए। बट ये मामला जो है अब लगता है कि थोड़ा खटाई में पड़ गया क्योंकि अपोजिशन मिल रही है। जब ये मामला पार्लियामेंट में गया है उस पर बात करने से पहले मैं यही कहने लगा था कि ये जो आपने कहा था कि हमारे यहाँ किस तरीके से कवानीन का आप कह लें कि जो लूप होल्स होते हैं उसका लोग फायदा उठाते हैं। तो कुछ नंबर्स मेरे ख्याल में शेयर किए हैं FBR के चेयरमैन ने कि पिछले साल कितनी प्रॉपर्टीज का लेन देन हुआ, उनकी मालियत क्या थी, और मैंने भी जो नंबर्स देखे हैं आप शेयर भी करेंगे तो इट्स क्वाइट एस्टोनिशिंग कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए ये मैं कह रहा हूँ चोरी को लीगलाइज किया गया है पाकिस्तान में और उसके अंदर फिर इस तरह के प्रपोजल्स आ रहे हैं कि 1 करोड़ तक की एग्जम्पशन दे दें सवाल ना पूछें, 5 करोड़ तक की दे दें सवाल ना पूछें। पिछले साल कामरान 17 लाख प्रॉपर्टीज का जो है वो बिकी हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ
नेचर की। और कैन यू इमेजिन जो नंबर खुद एफबीआर ने ये शेयर किया स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की सब कमेटी के साथ कि वो जो प्रॉपर्टीज मतलब अगर 17 लाख टोटल प्रॉपर्टीज हैं उसमें से वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख रुपए तक है, उसकी जो है वो तकरीबन 15,90,000, 17 लाख में से 15,90,000 प्रॉपर्टीज जो है वो 50 लाख रुपए या उससे कम की वैल्यू पे डिक्लेयर्ड हुई है, रजिस्टर हुई है रजिस्ट्रार के पास, जो टोटल प्रॉपर्टी के रफली 94% बनता है। ये है पाकिस्तान का निज़ाम, ये तमाचा है पाकिस्तान के निज़ाम के मुंह के ऊपर। और ये जो तमाचा है ये खुद खा रहे हैं ये सब लोग, इन्होंने खुद रखे हुए हैं एफबीआर वैल्यूएशन टेबल्स, इन्होंने खुद रखे हुए हैं डीसी रेट्स, एक्चुअल पे ये क्यों नहीं जाते, क्यों शिफ्ट नहीं होते। इस पर चेयरमैन एफबीआर का मौक़िफ़ ये था कि हम ये जो सारी चेंजेस कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि जो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू एक अच्छा, इसके अलावा कुछ 65,000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कामरान जिनकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम है। तो यहां भी वो कह रहे हैं कि ये जो 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज हैं जो रफली टोटल प्रॉपर्टीज का 98% बन जाती हैं या 97.5%, इसके एग्जेम्प्ट कर दो, इससे सवाल ही ना पूछो। सारी गड़बड़ यहां पे हो रही है, हर बंदा अंडर डिक्लेयर कर रहा है, 2-2 स्टाम्प पेपर साइन हो रहे हैं और सबको पता है कि 2-2 स्टाम्प पेपर साइन हो रहे हैं। तो फिर कहते हैं पाकिस्तान में के जो बड़े शहर हैं, आप टेक दी एग्जांपल इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो जितने बड़े शहर हैं, आप ला के दिखा दें कि कौन सा कहां पे है ऐसा कि अगर आप एक घर है इवन 4-5 मरले का, कौन सा घर है जो मुझे बताएं 2-2.5 करोड़ रुपए से, अगर आप ये कम है, बिल्कुल है ही नहीं। मतलब इस्लामाबाद में तो खैर बहुत ही महंगा है ना, लेकिन आम शहरों के अंदर भी अगर एक घर है और जो प्रॉपर्टी का लेन देन डिस्पाइट द फैक्ट के जो भी मुआशी हालात हैं हो रही हैं, सोसाइटीज धड़ाधड़ बन रही हैं, तो ये तो एक मजाक है। और क्लियरली यहाँ पर तो एफबीआर में वो कामरान वो चीज है जो बहुत सारी फाइलें जो कि आपके पास आती नहीं, जो सिस्टम के अंदर आती नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ में फाइल बिक रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, तो वो जो रजिस्टर हुई हुई है और इससे कोई ये नहीं कह सकता कि अनडेवलप या अनडेवलप प्लॉट है, जो अनडेवलप प्लॉट वाली बात भी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो वो प्रॉपर्टीज जो डेवलप हुई होंगी, जो रजिस्टर लोगों ने करवा ली होंगी, वरना जो फाइलें बिक रही है उसका कोई हिसाब ही नहीं है इसके अंदर। अब एक और जो इशू जो आपने भी जिक्र किया था इसके गाड़ियों वाला, ये इशू थोड़ा सा अब नेस्टी हो गया है। पता है इससे पहले भी हम इसके ऊपर फैसल वार्डा जो फैसल वार्डा उन्होंने अपने ऊपर ये लिया काम। इशू इस पर बुनियादी तौर पर पता ही है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चेयरमैन एफबीआर तकरीबन 1087 गाड़ियों की खरीद के लिए, और पहला ऑर्डर 1010 गाड़ियों का आया। वो मसला बन गया, कमेटी में चला गया। कल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग हुई और वो जो मीटिंग्स की जो प्रोसीडिंग्स थी वो काफ़ी हैरान कुन थी। उसमें सेनेटर फैसल वार्डा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एफबीआर के 7 अफसरान ने उनको धमकी दी है कि वो उनकी जान को उनसे खतरा, उनको धमकी दी गई है कि उनके खिलाफ वो कोई कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं या उनकी जान लेना चाह रहे हैं, जिसमें 3 अफराद को उन्होंने वहाँ पे नाम भी लिया। दूसरा उन्होंने वहाँ पे जो दावा किया जो मुझे ज़्यादा क्रेडिबल भी लग रहा है कि अब ये जो एफबीआर ने जो ठेका दिया है गाड़ी खरीदने का, वो दिया उन्होंने होंडा एटलस कंपनी को, जो इसके कंपेटिटर उस तरीके से तो कोई बिडिंग तो नहीं हुई थी, बट पहले ये टोयोटा जो इंडस मोटर्स है उसके साथ बात चल रही थी। तो सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा कि चूंकि मैंने यहाँ पे इशू रेज किया हुआ है, यहाँ पे लोगों को ये ख्याल है कि इसके पीछे इंडस मोटर है, तो इंडस मोटर्स के ऑफिस के ऊपर एफबीआर ने छापे मारे, सर्च वारंट लेके गए और उनकी प्रेमिसेस को सर्च भी किया है। तो उनका ये कोई इंतकामी कार्रवाई एफबीआर कर रहा है। तो जब ये सारे डिस्क्लोजर्स वहां पे हुए तो 2-3 वहां पे फिर बुनियादी फैसले हुए। फैसला नंबर 1, चेयरमैन एफबीआर ने कहा, उन्होंने कहा जी गाड़ियां तो हमने अभी खरीद रहे, हम रुक रहे हैं, पहले इन चीजों को सेटल कर लेते हैं, ये मसला क्या है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो एलिगेशन है कि एफबीआर के अफसरान ने कोई धमकी दी है सेनेटर फैसल वार्डा के, इसकी एफआईए से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, उनके ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होने चाहिए। और कहते हैं मैं खुद इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि अगर कोई ऐसा वाकया हुआ। तीसरा ये उनके जी कंपटीशन के जो इसमें मामला है, तो पेपरा बोर्ड को बुला ले और उनसे पूछने की किस हद तक ये जो बात दुरुस्त है या गलत है। लेकिन कामरान, अपार्ट फ्रॉम व्हाट फैसल वार्डा साहब हैज सेड और नॉट, फैसल वार्डा का जो एतराज है वो गाड़ियां खरीदने पर नहीं है, बल्कि गाड़ियां किससे खरीदनी चाहिए इस पर उनका एतराज है। उनका एतराज ये है प्रोसेस के ऊपर। उनके 2 एतराजात हैं। पहला एतराज उनका ये है कि काबीना ने जब 1300 सीसी की गाड़ी की उन्होंने अप्रूवल ली और बात ये टोयोटा से शुरू कर चुके थे, टोयोटा से इनकी बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी, तो बाद में उनको अचानक पता चला कि जो टोयोटा की यारिस गाड़ी है वो 1328 सीसी है, वो तो 1300 सीसी है ही नहीं। तो वहां से चीजें रिवर्स हो गई। आपने पहले बात क्यों शुरू की और आपकी ये कोताही है, वो टेक्निकली नॉकआउट हो गए ना, टेक्निकली वो नॉकआउट हो गए बिकॉज ऑफ द एफबीआर, नॉट बिकॉज ऑफ द इंडस मोटर्स। दूसरा उनका एतराज ये है कि आप ये जो कह रहे हैं कि 1200 सीसी की गाड़ी आप दे रहे हैं फील्ड ऑपरेशन की, 1200 सीसी की गाड़ी फील्ड ऑपरेशन से कैसे चल सकती। तीसरी जो तजवीज़ उनकी जो है वो मुझे काबिल अमल काफ़ी हद तक लग रही है और जो बेहतर है,
उन्होंने कहा जी बजाय आप इन ऑफिसर्स को गाड़ियां दें, कल आपको पता नहीं ये गाड़ियों का क्या यूज होता है, मिस यूज होता है। और उसकी एग्जांपल उन्होंने ये भी दी कि ये जो आपकी 100 गाड़ियां पहले आई थी डबल केबल एफबीआर के इन्फोर्समेंट के पर्पस से, उनका मुझे मेरे पास वीडियोस हैं वो गाड़ियां किन किन लोगों के घरों में खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा आप ये काम करें, कॉस्ट शेयरिंग की बेस के ऊपर ऑफिसर और गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करें, गाड़ी खरीद के उस ऑफिसर को दे दी जाए, वो गाड़ी उसकी मलकियत होगी, उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट करेगी। मुझे बाय द वे इस तजवीज में मुझे वजन लगता है, दुनिया में होता भी यही है। जब ओनरशिप लेते हैं ना तो फिर जो भी गाड़ी होगी उसका वो ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है एग्जैक्टली कि माले मुफ्त दिले बेरहम, जब इस तरह की सरकारी गाड़ियां और सरकारी कोई भी आपको मुफ्त में चीज मिलती है तो फिर किस तरीके से लोग मिस यूज करते हैं। तो आप अगर समझते हैं कि उससे उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप फिर ओनरशिप दें। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ही गलत है सिविल सर्विस का, ना ऑफिसर को घर मिलता है ना गाड़ी मिलती, दुनिया में होता है। आप उनकी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, उनसे ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन लेने के बाद आप उनको दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो एक निजाम। बहरहाल नाज़रीन इशू तो काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका है, वक्ती तौर पर ये जो प्रोक्योरमेंट है उसको रोक दिया चेयरमैन एफबीआर ने, विच इज अ राइट डिसीजन इन दीज सर्कमस्टांसेस। जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसने काफी नाराजगी का इजहार किया है सेनेटर फैसल वाडा की इस स्टेटमेंट के ऊपर कि जो उन्होंने दावा किया है कि उनके जान से मारने की धमकी दी गई है। एसोसिएशन की तरफ से कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, उन्होंने कहा जी कि ये इल्जाम बेबुनियाद है, हम बिल्कुल सबकी इज्जत करते हैं और हमने किसी को धमकी नहीं दी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि सेनेटर फैसल वाडा जो है वो अपने इल्जाम साबित करें, इस चीज का हमें सबूत दें और किसी भी जुडिशियल फोरम पे हमें ले जाए, हम जाने को तैयार हैं। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास भी किसी भी जुडिशियल फोरम के ऊपर जाने का जो है वो राइट है जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंट्रोवर्शियल मामला हो चुका है, इसका बेहतर हल यही है कि एफपीआर जो है हुकूमत है इस तमाम प्रोसेस को दोबारा रन करे। जो 2 एलिगेशंस आई हैं जिसमें खासतौर पर कि जी उनको जान से मारने की धमकी दी गई और सेकेंडली जो इंडस मोटर के ऑफिस के ऊपर रेड हुआ, ये जो रेड हुआ है ना ये मेरा ख्याल एफपीआर ने इस चीज को एक्सीड किया है। वो जो जहां तक धमकी वाली बात है उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, उसके बारे में अभी हतमी ओपिनियन नहीं लिया जा सकता। रेड करने का मकसद ये है कि एफबीआर के लोगों ने रिटेलिएट किया है और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को खुद नोटिस लेना चाहिए। अभी तो स्टैंडिंग कमेटी ने यही कहा है कि चेयरमैन एफबीआर जो है इसको इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या पाकिस्तान में बिजली की कीमतें कम भी हो सकती हैं या नहीं। स्टे विद अस। के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत गुज़श्ता चंद अरसे से कोशिश कर रही है मुख्तलिफ तजावीज़ के ज़रिए कि बिजली के जो बढ़ते बिल हैं उसमें किसी तरीके से कमी की जाए, लेकिन हर दफ़ा जो भी तजावीज़ सामने आई, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो फिर IMF आड़े आ जाता है। अब अगेन एक और प्रपोजल जो गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी बेहतर हो तो जो इंडस्ट्री को बिजली दी जाती है उसमें कमी की जाए। तो अगेन ये मामला अब IMF की कोर्ट में है या IMF ने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है और बुनियादी तौर पर प्रपोजल है क्या और गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? देखिए प्रपोजल बड़ा सिंपल था इनका कि इंडस्ट्री जो है लाइक द रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स, यहाँ पे मैं ये बात वाजे कर दूं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के गोश गुजार कर दूं कि सिर्फ सनतें ही नहीं रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स जिनकी कंजम्पशन 300 यूनिट से ज्यादा है वो भी सब्सिडाइज कर रहे हैं दूसरे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को जिनकी कंजम्पशन 300 यूनिट से कम है। तो इस साल जून में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अनाउंस किया था कि 10 रुपये 69 पैसे जो बिजली की कीमत है इंडस्ट्री के लिए वो उन्होंने कम कर दी थी। वो इस तरीके से कम की गई थी जो वो सब्सिडाइज करते थे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, वो उन्होंने वहां से 10 रुपये 69 पैसे उन्होंने अनाउंस किया कि इसको एलिमिनेट कर दे। बाद में IMF ने नंबर थोड़ा सा कम इसका अप्रूव किया था। उसमें बाकी कोई 2 रुपये 70 पैसे अभी भी मौजूद हैं फी यूनिट जो इंडस्ट्री सब्सिडाइज कर रही है रेजिडेंशियल कंज्यूमर को। तो प्रपोजल ये था कि ये जो 2 रुपये 70 पैसे फी यूनिट क्रॉस सब्सिडी कर रहा है इंडस्ट्री, इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, जिसका जो फाइनेंशियल इंपैक्ट पूरे साल का तकरीबन 90 अरब रुपया बनता है। और ये प्रपोजल ये IMF के पास लेके गए, IMF ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उनकी रिजेक्शन की जो वजह बड़ी वैलिड है। उन्होंने कहा जी आप पीस मील में हमारे पास ये चीजें लेके आ रहे हैं। IMF का ये कहना है जो मुझे कुछ ज़राए ने बताया कि उन्होंने कहा जी आप वैसे ही टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ पाकिस्तान ने मूव करना है और गालिबन ये जो अगला बजट आ रहा है उसमें शायद टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। अभी तो अनटारगेटेड सब्सिडीज दी जा रही है ना, कहने को तो अभी भी टारगेटेड है लेकिन हर तरह का जो जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है चाहे वो अमीर है या गरीब है और उसकी जो उसका सिंगल फेज मीटर लगा और उसकी कंजम्पशन किसी महीने 300 यूनिट से कम होती है तो उसको एक सस्ता रेट मिलता है। 200 यूनिट का तो बहुत ही सस्ता रेट है और सर्दियों में आपको पता है छोटी फैमिलीज का जो कंजम्पशन है उनकी ज्यादा नहीं होती। तो उन्होंने कहा जी आप टारगेटेड सब्सिडीज रिजीम की तरफ जाएं, यहां से आप ये काम अभी इन आइसोलेशन ना करें
और जब ये जून में आप ये करेंगे तो उसमें ये चीज़ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पे कामरान ये पैदा होता है कि आखिर पावर डिवीजन इस तरह की प्रपोजल्स क्यों लेके जा रहा है और बार बार क्यों लेके जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इनके ऊपर एक दबाव है कि आप बिजली की कीमतें कम करें। 65 से 70 रुपए फी यूनिट जो बिजली की कीमत है वो वारे में नहीं रही। सनतें हैं वो चल रही हैं ऑल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर। घरों में जो लोग हैं उन्होंने रूफटॉप सोलर पैनल्स लगा लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी बेचारे वही रह जाते हैं जो या तो किराए के घरों पर रह रहे हैं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह है कि नेशनल ग्रिड के ऊपर जो बिजली की कंजम्पशन है वो कम हुई है। तो अब इनका चंद दिन पहले एक और प्रपोजल था जिसको हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए जाएं, जिससे 4 रुपए 80 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत कम हो जाएगी। वो भी IMF ने रिजेक्ट कर दिया था। जो असल काम पावर डिवीजन का करने वाला है, जो पावर डिवीजन कर नहीं रहा, जो लाइन लॉसेस हैं और जो चोरी है और जो बिलों की जो कम रिकवरी हो रही है उसको रिकवर करें। जो नेपरा टैरिफ देता है इनको, उसमें जो बिलों की रिकवरी होती है वो 100% होती है। अगर आपने 100 रुपया बिल किया तो 100 रुपया रिकवर करना है। इनकी रिकवरी ऑन एन एवरेज 90-91 रुपए के ऊपर होती है, कभी 92 भी हो जाती है। दूसरा जो लाइन लॉसेज है वो 11-11.5% के ऊपर अलाउड है। ये करते हैं 17.5, कभी 18 होते हैं, कभी 17 होते हैं परसेंट। तो वो वहाँ पे जहाँ पे मेहनत तलब काम है वहाँ पे तो पावर डिवीजन उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा। अगर कहीं से कुछ सर्कुलर डेट में रिडक्शन आई है, जो आजकल पावर मिनिस्टर दावा भी करेंगे नवंबर में उनका सर्कुलर डेट 12 अरब रुपया कम हो गया है, उसके 2-3 बड़े फैक्टर्स जो है। नंबर 1, सब्सिडीज बजट से जा रही हैं अभी भी सर्कुलर डेट को कम करने के लिए, कोई एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट नहीं है। दूसरा ये हुआ है चूंकि जो विंटर्स के माह है इसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो नेगेटिव होती है। आपको पता है मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट में नॉर्मली पॉजिटिव आपको 2-3 रुपए, कभी 1 रुपया, कभी 5 रुपए फी यूनिट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में मिल रहा था। अब जब नेगेटिव होती है कुछ उसमें पास ऑन हो जाता है, कुछ टैरिफ की वजह से उसमें जो पैकेज की वजह से पास ऑन नहीं होता। तो इन सारे फैक्टर की वजह से इनका अगर 12 अरब रुपये वहां पर कोई इनकी बेहतरी हुई भी है वो पायदार नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो एक्चुअल काम उस साइड पे करें। इस तरह के अगर प्रपोजल लेके जाएंगे जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मुझे जरा बता रहे वो भी तंग आए हुए हैं कि हर रोज ये प्रपोजल इस तरह के लेके आ जाते हैं जो वायबल नहीं होते। हमें IMF का क्या रिएक्शन है इसके हवाले से? मैंने जफर याद साहब इनके स्पोक्समैन अभी नए मुकर्रर हुए उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा जी कि फिलहाल हमने ये वाला जो प्रपोजल है ना कि इंडस्ट्रियल टैरिफ को इस तरीके से कम करना है, इसको अब हमने शेल्फ कर दिया। उनको कोट एंड कोट we have decided not to follow that route and work on a comprehensive proposal to bring down power tariffs for all segments। मतलब वही बात जो IMF ने की है कि अभी फिलहाल इसको नहीं करे, ये जून में अब इसके ऊपर जो भी फैसला होगा वो गवर्नमेंट करेगी। चलिए, बट लेट्स सी, ये एक चैलेंजिंग काम है। एक तरफ आप IMF के प्रोग्राम में है, दूसरा जो असल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है इस सारे पावर सेक्टर के अंदर, जब तक आप उसे एड्रेस नहीं करते तो IMF का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि बिट्स एंड पीसेज में ये मामला तो हल होने वाला नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की और जो इस्लाहात की ज़रूरत है, जब तक वो इस्लाहात होती नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के पावर सेक्टर में आते रहेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके एक बयान ने कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भी मजबूर किया कि वो भी मैदान में आए। इस हवाले से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, ताल्लुकात की नौयत तो आपको पता ही है, उसमें एक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न जिसको हम माजी में भी उठाते रहे हैं वो ये था कि जिस तरीके से विड्रॉल हुई अमरीकी फोर्सेस की तो एक बहुत बड़ी तादाद में जदीद असला वो अफगानिस्तान में छोड़ गए और नतीजा क्या निकला कि वो असला अफगान तालिबान के पास था और अफगान तालिबान के बाद पाकिस्तान का कहना है कि ऐसे शवाहिद भी सामने आए हैं कि वो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान और जो दूसरे दहशतगर्द ग्रोह हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जब माजी में ये मामला उठाया, जब बाइडन सदर थे, तो उन्होंने इन खदशात को रद्द कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो नए अमरीकी सदर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किसी हद तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद इस तरह से की है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट इस हवाले से दिया है कि अफगान तालिबान अगर चाहते हैं कि उनकी मदद जारी रखी जाए तो उनको जो अमरीकी असला रह गया था अफगानिस्तान में वो वापस करना होगा। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आज भी अफगानिस्तान के अंदर कोई अमरीकी असला जो रह गया था उसकी मालियत कुछ $7 अरब बनती है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। और शहबाज डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद फिर हमने देखा कि इस हफ्ते दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आया और आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने जो कंसर्न्स हैं ट्रंप के उनको इंडोर्स भी किया है और साथ ही ये रीइटरेट किया है कि ये जो
अमरीकी हथियार अफगानिस्तान में हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और इसके शवाहिद मौजूद हैं कि कैसे मुख्तलिफ जो दहशत गर्द ग्रोह हैं ये असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ट्रंप ने पाकिस्तान से मुतालिक अभी तक तो कुछ नहीं कहा, बट एटलीस्ट ऑन दिस इशू अपेरेंटली इट सीम्स कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ बोथ एक्चुअली आर ऑन द सेम पेज। कामरान, ये बहुत बड़ा एक इशू तो है, लेकिन इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे ख्याल 3 साल हो गए हैं, कितने तालिबान? 3.5 साल हो गए ना टेक ओवर किए हुए, और वो असला वहाँ तो पड़ा नहीं होगा स्वाय कोई हैवी मशीनरी है, कोई हेलीकॉप्टर्स हैं, इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी वो पीछे छोड़ गए हैं, तो वो बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उसमें जिस किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है अटैक्स के अंदर, ख़ास तौर पर जो लॉन्ग रेंज गन्स हैं उनकी, वो तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका होगा ना, ये उसको वापस लेना अमेरिकन को हैंड ओवर करना, इफेक्टिवली तो इवन कि पाकिस्तान भी इस पे ऐसा कुछ कर नहीं सकता ना। अगर वो जो असला है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलदम तंजीम है उसके हाथ लग गया है, वो तो वापस नहीं हो सकता। और यही वजह है कि अभी पिछले दिनों इक्तिसादी राब्ता कमेटी में कुछ एक समरी आई थी वजारत दिफा की, उसमें इजाफी फंड्स अप्रूव किए गए थे और उसके अंदर ये रीजन दी गई थी समरी के अंदर कि जो टेक्नोलॉजी अब टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए हमें उससे बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये वही टेक्नोलॉजी है जो अमेरिकन पीछे छोड़ के गए हुए हैं। मसलन उनके पास नाइट विजन गॉगल्स और इस तरह से स्नाइपर्स, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑफ कोर्स जो वेपन्स छोड़ गए थे उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिकली इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप जो हथियार रह गए थे आप उनको वापस ले लें, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान समझता है कि एडवांटेज एक ये हो सकता है कि इस इशू के ऊपर एटलीस्ट अगर ट्रंप जो हैं अभी तक जो लग रहा है 2-3 उन्होंने फैसले किए हैं कि अफगान तालिबान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ लगता है कि सख्त है, और मौजूदा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं हमें पता है कि कितने कशीदा हैं, तो पाकिस्तान के लिए उसमें एक ओपनिंग हो सकती है कि क्योंकि अभी तक आपको पता है कि अफगान तालिबान 3.5 साल से अगर उनकी हुकूमत चल रही थी, उनको बहुत बड़ा कोई इकनॉमिक इशू नहीं आया। सबसे उसकी बड़ी वजह कि अमेरिका की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर डॉलर्स की इंजेक्शन वहाँ पर हो रही थी, और जब से आर्जी तौर पर वो फॉरेन एड बंद हुई है, अगर आप देखें पिछले 1 हफ्ते के दौरान, तो डॉलर वहाँ पर एक क्राइसिस है। उसके अलावा नई रिस्ट्रिक्शंस आयद की हैं अफगान तालिबान की गवर्नमेंट ने कि एक ख़ास हद से ज़्यादा आप डॉलर्स जो हैं वो मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकते, महंगाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसको पाकिस्तान का ख्याल है कि कैपिटलाइज कर सकता है, जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो TTP वाला मामला है, कि उसको फिर अफगान तालिबान को लगेगा कि ये तो हमारे लिए अब मसाइल अगर बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं, तो उससे निकलने के लिए ये मुमकिन है कि वो जो ट्रंप की स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान के इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फायदा दे जाए, ये इसके अंदर एक फैक्टर है। वैसे प्रैक्टिकली शायद पाकिस्तान कुछ कर ना सके उस तरीके से, ना तो हमारा अफगान तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है, हम तो विक्टिम्स हैं, वो जो टेक्नोलॉजी और वो जो सारे असला जो है इस्तेमाल हो रहा है, और हम शायद विक्टिम ही इस केस में रहे। बट इस आपकी बात से मुझे एक और जो चीज़ मेरे जहन में भी आई है, इस पे बाय द वे मैंने अभी काम नहीं किया, अभी मुझे ख्याल आया है कि ये जो अगर वहाँ पे डॉलर का क्राइसिस आ रहा है फॉरेन एड बंद होने के बाद, मिनिमम 3 माह के लिए तो बंद हुई है ना तमाम ममालिक, उसमें एक एक्सेप्शन उन्होंने इजिप्ट की दिया, दूसरी तालिबान इसराइल की दी, इवन यूक्रेन की भी शायद एक्सेप्शन अभी तक नहीं दी, यूक्रेन को उसका भी इसराइल और इजिप्ट को। तो ये फिर पाकिस्तान से जो डॉलर की स्मगलिंग है वो दोबारा शुरू ना हो जाए, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक सवाल है, क्योंकि बड़े इन्होंने मुश्किल से पिछले 2 साल में 1.5 साल में इन्होंने क्रैकडाउन करके डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही थी, जो उस वक्त के जो एस्टिमेट्स थे, आज के नहीं, आज से 1.5 साल पहले के अमेरिकन के मुताबिक वो कुछ 4 से 5 मिलियन डॉलर था, ब्रिटिश के ख्याल ये था कि 5 से 6 मिलियन डॉलर, और बाकी जो दूसरे डिप्लोमेट मिशन थे क्योंकि सबके अपने अपने असेसमेंट्स थी। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन, उनका ये ख्याल था कुछ 4 मिलियन डॉलर के करीब डेली स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की। तो अगर ये फिर दोबारा इस किस्म का प्रेशर आता है विच विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तानी करेंसी, तो इसके ऊपर हो सकती है, क्योंकि एक रफली जो एस्टिमेट है कि अमेरिका जो है रफली अंडर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को 40 से 50 मिलियन डॉलर पर वीक वो अफगानिस्तान जा रहे थे, एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट गिवन के जो अफगानिस्तान की मैशत का साइज है। और अब अगर वो बंद हो गए 35 मिलियन डॉलर फिर अगर वो बंद हो गए हैं फिर पाकिस्तान से जाता था ना पहले, वो फिर एक तो ये इनको हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पाकिस्तान कस्टम्स है, वो देखने की जरूरत है। एक तरफ तो ये ट्रंप वाली हमने बात की है, दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक पसे पर्दा बातचीत भी चल रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, और उसमें हमारे जो एक दोस्त मुल्क हैं UAE, वो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले हकानी नेटवर्क के सरबराह और उनके वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हकानी और जो उनके इंटेलिजेंस चीफ अफगानिस्तान के, वो UAE गए थे
और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी भी एक डेलीगेशन वहां पर गया था। उसके बाद पेशरफ ये हुई है कि एक पुराना प्रपोजल जो चल रहा था कि जो भी टीटीपी के लोग हैं पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ बैठे उनको कहीं और रीलोकेट कर दिया जाए, जिसके ऊपर स्टेटमेंट दोनों साइड से भी आई थी। और वो एक प्रोसेस जो है अब रिज्यूम हुआ है। दो के पाकिस्तान ने उसे नाकाफी करार दिया। को 150 के करीब जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, नॉट द हार्ड कोर टेररिस्ट, उनको पक्तिका से शिफ्ट किया है गजनी के इलाके में जो पाकिस्तानी बॉर्डर से दूर है। और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तानी हुकाम को इन्फॉर्म किया है सिराजुद्दीन हक्कानी ने, और क्योंकि यूएई भी कह रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ मसाइल हल करें। लेकिन जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये एक नॉन स्टार्टर है। चलें वो CBM करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पर जो रफली नंबर है, अगर आप हार्ड कोर जो टेररिस्ट हैं उनको भी मिला लें, इनके फैमिली मेंबर्स को भी मिला लें, 25-30 हज़ार लोग हैं। और उसमें से अगर आपने चंद सौ लोगों को रीलोकेट किया है तो उससे तो कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट ये जरूर है कि अफगान तालिबान के ऊपर पहले कतर भी उन पर दबाव था कि आप पाकिस्तान के साथ मामला ठीक करें। अब UAE की भी एंट्री हुई है, तो कुछ मामलात उस तरीके से आगे बढ़ तो रहे हैं, बट स्टिल जो ओवरऑल इस वक्त स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और उसमें एक और जो एलिमेंट है पाकिस्तान की तजवीज़ है कि कोशिश कर रहा है कि जो रीजन के प्लेयर्स हैं, जिस तरह UAE अब इन्वॉल्व हुआ है, रीजन के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करके अफगान तालिबान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। और एक जो प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से अब सामने आ रहा है कि एक मुश्तरका डेलीगेशन भेजा जाए काबुल, जिसमें पाकिस्तान, रूस, चीन, इनके जो खुसूसी नुमाइंदे हैं और अफगानिस्तान, ये शामिल हों, काबुल जाएं और काबुल जो अफगान तालिबान की क़यादत है उनको कन्फ्रंट करें और उनके सामने क्लियर चॉइसेस रखें कि अगर आप इस तरीके से अपने यहाँ दहशतगर्दों को पनाह देंगे तो फिर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान को TTP से तो ख़तरा है ही, चीन और रूस उनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। रशिया को दाइश से खतरा है, चीन को जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उससे खतरा है। और ये दोनों मुल्क ये भी जानते हैं कि अगर वो तालिबान के साथ इंगेज करना चाहेंगे भी, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर उनके खराब होंगे तो उससे उनका वो जो ट्रू पोटेंशियल है बायलैटरल रिलेशनशिप का, उसको रियलाइज नहीं कर सकते। तो इस प्रपोजल के ऊपर बात हो रही है, बट लेट्स सी कि इस पर कब अमल दरामद होता है। और क्या पाकिस्तान की बात तो वो सुन नहीं रहे, जब चीन और रूस वहां पर जाएगा और कलेक्टिवली एक मैसेज उनको कन्वे करेंगे तो क्या अफगान तालिबान अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली करेंगे, गिवन द फैक्ट कि ट्रंप ने जो इमदाद उनकी बंद की है उससे उनके मसाइल में इजाफा होगा और उनको शायद अब रिलाई करना पड़ेगा जो रीजन की ताकतें हैं कि अगर अपनी मईशत को उन्होंने चलाना है, अपने मामलात को आगे बढ़ाना है, तो ये शायद एक अप्रोप्रिएट टाइम लगता है पाकिस्तान को कि अफगान तालिबान के ऊपर इस तरीके की एक डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है वो की जाए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।